Hello students. So today's lecture is electromagnetic induction, lecture 1. So in this, as you are aware that magnetic field का अपना है ना, मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं, क्योंकि अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट होती है। तो क्या रिवर्स पॉसिबल है? पहले 19th सेंचुरी के पहले बात यह होती थी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों ही इफेक्ट एक दूसरे से सेपरेट माने जाते थे, लेकिन अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी में फैराडे और बाकी कुछ और लोगों की एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये बताया गया कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन सर्टेन कंडीशंस। और स्टेट एक्सपेरिमेंट आपको पता है क्या बताता था? करंट, इलेक्ट्रिक करंट की अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फैराडे ने बताया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा। इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं और बहुत सारी एक्साइटमेंट होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारी चीजें आप जानते भी हैं, आपने 10th में भी कुछ बातें पढ़ी हैं, उसी का एक्सटेंशन है ये चैप्टर। जो 10th में आपने पढ़ा हुआ है जनरेटर के बारे में, जो भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, यहां पर उसी का एक्सटेंशन है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहले चैप्टर रिव्यू। चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पहला तो इंट्रोडक्शन, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, तीसरा फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, मोशनल ईएमएफ, एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एसी जनरेटर। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम जरा इस क्वेश्चन को पूछते हैं खुद से। क्वेश्चन पूछने से क्या होगा? हम इस चैप्टर पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। इस चैप्टर के अंदर कौन सा वो मेजर क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें ढूंढना है इस चैप्टर में स्टडी करके। तो क्या है? कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? तो आंसर है यस। जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव मोशन होगा, तो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा। यहां पर बात हमें समझनी है कि करंट की फ्लो तभी पॉसिबल होगी जब सर्किट कंप्लीट है। अगर हम कॉइल के अंदर ये कह रहे हैं कि ये कॉइल है, ये आप देख पा रहे हैं कंप्लीट कॉइल है, मतलब क्लोज्ड है, ये लूप कंप्लीट क्लोज लूप है। अगर यही हमने ऐसा कुछ किया होता है, एक लूप कुछ ऐसे लिया होता है, दो ये ब्रेक है, कटा हुआ है, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस होने की बात कर रहे हैं। अगर हम बार मैग्नेट इस कॉइल के पास लाते हैं तो पॉसिबल क्या है? ईएमएफ
तो प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट तभी फ्लो करेगा जब कंप्लीट लूप हो। क्लोज लूप में ही करंट फ्लो करेगा, बस इस बात को ध्यान में रखना है। सो फंडामेंटल क्या है यहां पर? करंट नहीं है फंडामेंटल, फंडामेंटल है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सर्टेन है कि जब भी रिलेटिव मोशन कॉइल और मैग्नेट के बीच में होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यह सर्टेन है। करंट तब इंड्यूस होगा, करंट की फ्लो तभी पॉसिबल होगी जब सर्किट कंप्लीट हो, क्लोज लूप हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फैराडेज के एक्सपेरिमेंट्स को। फैराडे के एक्सपेरिमेंट में एक तो आप ये देख पा रहे हैं, ये पहला वाला, इसमें क्या हो रहा है? स्विच ऑफ, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसमें देखो, स्विच ऑन होते ही इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? हम इसकी बात करेंगे अभी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसकी वजह से इस कॉइल में करंट होगा। पहले करंट नहीं था और यहां पर करंट के लिए कोई सोर्स भी नहीं है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब देख पा रहे हैं, जब भी यहां पर चेंज हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोवाइड कराई जा रही है बैटरी के जरिए। ठीक है, करंट यहां पर फ्लो हो रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल करंट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल, वो चेंज होगा और इसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि क्लोज सर्किट है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब यही चीज यहां पर देख लेते हैं। यहां पर बार मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से है और मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर चेंज हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी और सर्किट कंप्लीट है, क्लोज लूप है, तो करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखते हैं सिनेरियो क्या हो रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, इस कॉइल के अंदर ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अंदर और बाहर किया जा रहा है ना? अंदर किया गया, डिफ्लेक्शन अलग है, बाहर खींचा गया, डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में है। ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स फैराडे ने किए थे और इसके बाद कंक्लूड किया था कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। किस अमाउंट में ईएमएफ इंड्यूस होता है ये बताया उन्होंने, कब इंड्यूस होता है ये भी बताया उन्होंने। हमें दोनों बातें जाननी है। कब इंड्यूस होता है, तो एक मोटी सी बात हमने समझ ली कि जब भी रिलेटिव मोशन है कॉइल और बार मैग्नेट के अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, या फिर किसी भी तरह से हम अगर फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, चाहे ये तरीका हो चाहे ये तरीका हो, इन दोनों के अंदर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। इस कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है इस कॉइल के अंदर, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्योंकि जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं समझेंगे तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड के बारे में हमें पता लगाना मुश्किल होगा। आइए समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे ये बहुत डिफरेंट नहीं है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किया हुआ है ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लेना है, बस इतनी सी बात समझनी है। आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
passing through the given surface. हम फ्लक्स जब ही भी डिफाइन करते हैं हम एक गिवन एरिया के लिए फ्लक्स डिफाइन करते हैं. हो सकता है कि अगर ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है ना, मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहां पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे, ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब देख पा रहे हैं इस कॉइल के अंदर भी, इस कॉइल की जब हम बात कर रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, इस कॉइल की बात कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी मैग्नेटिक फील्ड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमें क्या देखना है, अगर ये कॉइल है तो इस कॉइल के एरिया की बात कर रहे हैं, इस कॉइल के एरिया की बात कर रहे हैं, और इस एरिया को हमें देखना है, इस एरिया को देखना है. कॉइल का जो प्लेन है उसका अपना एरिया. एक चीज आपको और बढ़िया तरीके से समझनी पड़ेगी कि जब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया वेक्टर है. एरिया क्या है? वेक्टर है. मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है. मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही स्केलर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फ्लक्स भी ठीक वैसे ही निकालते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं. तो कैसे निकालेंगे? हमें पता ही है क्या करना है, हमें पता ही है मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें निकालना है B डॉट A. B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. जब हम ऐसा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? BA cos थीटा. BA cos थीटा. थीटा क्या है यहां पर? थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. जो थीटा लिया हमने, एंगल क्या लिया? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. ये पिक्चर क्लियर है? ये बहुत जरूरी है समझना, ये बहुत जरूरी है समझना. BA cos थीटा. अच्छा, अब इस कंडीशन में देख लेते हैं एरिया वेक्टर. अच्छा, आपको यह बात तो ध्यान में होगी कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हमें क्या करना होता है? डॉट प्रोडक्ट जब हम ले रहे होते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस है एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग. आपको पता है एरिया वेक्टर, अगर ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगी आउटवर्ड. एरिया वेक्टर क्या होगी? एरिया वेक्टर जो होगी, अगर ये प्लेन है हमारा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर. प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर. अगर मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है, कुछ एंगल बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख पा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया के अलोंग हमें देखना होता है. उसके डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इसकी बात करते हैं. ठीक है, तो मोटा पिक्चर यही है. आपको जो समझना है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उन दोनों के बीच में क्या एंगल है, उस एंगल को हमें लेना होता है. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है ये आपने समझ लिया. एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको करते हैं. अगर मान लेते हैं B दिया हुआ है, B इक्वल्स, अगर B दिया हुआ है हमें 4i कैप प्लस 2j कैप टेस्ला. एरिया वेक्टर जो है, एरिया दिया हुआ है 25k कैप मीटर स्क्वायर. और अब अगर हमें निकालना हो मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बताएं? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट A.
यहां पर आप देख पा रहे हैं कि B कितना है, 4i कैप प्लस 2j कैप डॉट 25k कैप। जब हम इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये पहले सिचुएशन में है, दूसरे सिचुएशन में ले लेते हैं। दूसरे सिचुएशन में B यही रखा हुआ है, B इतना ही लेते हैं, लेकिन एरिया जो है, एरिया दिया हुआ है 20j कैप, ठीक है, 20j कैप मीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या निकलेगा, B डॉट A क्या निकलेगा, जल्दी जल्दी बताएं। 4i कैप प्लस 2j कैप डॉट 20j कैप। क्या निकल कर आया, क्या निकल कर आया, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, j डॉट j क्या निकल कर आता है, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया 40 क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, SI यूनिट वेबर। क्या होता है, वेबर, वेबर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या लिखते हैं, वेबर। 1 वेबर इक्वल्स व्हाट, 1 वेबर इक्वल्स कितना, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या समझना है कि अगर हम देखेंगे 1 टेस्ला इक्वल्स 1 वेबर प्लस 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो SI यूनिट अगर हम देखेंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो यूनिट का जो रिलेशन है, उनका जो यूनिट का रिलेशन है, वेबर और टेस्ला में क्या रिलेशन है, यह भी हमने समझ लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हमारे लिए आसान होगा फैराडेज लॉ को समझना। अब फैराडेज लॉ है क्या, इस पर बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। फैराडेज लॉ सीधे तौर पर आपको यह बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर फाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, अगर इस रेट से चेंज हो रहा है तो हम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है तो इसको लिखेंगे। अगर फाई टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। इसको ध्यान में रखना है। अभी नेगेटिव साइन क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फैराडे क्योंकि वो सिर्फ ना एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा करते थे, फैराडे के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि उनका एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट के तौर पर ज्यादा फेमस हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, और
एक्सपेरिमेंट्स करके, उनकी कोई स्कूलिंग, फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई थी, तो मैथमेटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा उनका नहीं था। उनका जो भी था वो थियोरेटिकल अप्रोच था। एक्सपेरिमेंट से वो चीज़ें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो थ्योरीज और बाकी सारी चीज़ें करते थे। तो जब उनको इसके बारे में पता लगाना था, इस लॉ के बारे में, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना स्ट्रांग है और वो चेंज हो रहा है, जिस रेट से, जिस टाइम रेट से वो चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी के प्रोपोर्शनल है, वैसा ही है, उसी के इक्वल है। ठीक है। तो अब ये नेगेटिव साइन को लेकर हमें जो समझना है वो ये है कि नेगेटिव साइन सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर नॉर्थ पोल के लाने के, एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्थ पोल कॉइल के अंदर लाने पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो करंट इंड्यूस होगी, वो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब वो करंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, वो करंट की वजह से जो फील्ड होगी वो नॉर्थ पोल को अपोज करेगी। ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी नेगेटिव होगी। जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, हमने मैग्नीट्यूड पता कर लिया। ठीक है, कि क्या d∅dt। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तब जबकि लेंज लॉ करेंगे। इस चैप्टर के अंदर दो लॉज हैं, पहला लॉ फैराडेज लॉ, दूसरा लॉ लेंज लॉ। फैराडेज लॉ आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, लेंज लॉ डायरेक्शन के बारे में बताता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन होगी, ये लेंज लॉ बताता है। वैसे एक और लॉ भी है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो दो मेजर लॉज हैं वो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ। लेंज लॉ के बारे में हमें जानना है, वो समझेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सिंपल सी बात है, d∅dt और ΔΦ/Δt। मोटी बात यही है, उन्होंने यही कहा कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमें इस बात पर गौर करना है कि जब हम फाई की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करने में जब हम बात कर रहे हैं, हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी चेंज हो जाए, या तो एरिया चेंज हो, या तो उन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो। ठीक है, बी, ए या थीटा, इन तीनों में से कुछ भी चेंज होता है टाइम के साथ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दिया हुआ है और मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है किसी कॉइल के लिए, तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उस कॉइल के अंदर, इसकी बात कर रहे हैं। तो आइए, ये कॉइल है और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमें निकालनी है वो निकालनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है। मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, क्या गिवन है? मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है T⁵/3 प्लस 2T² प्लस 14T। हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ कब निकालना है? एट t इक्वल्स 2 सेकेंड पर। इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स पर। मैग्नेटिक फ्लक्स ये दिया हुआ है, इतना वेबर
आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसे निकालेंगे? इस कॉइल के अंदर फ्लक्स टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, टाइम चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। कैसे निकालेंगे? मैं पहले ही कह चुका आपको, क्या अगर कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा होता तो हम एट t1 ये हो गया, एट t2 ये हो गया, phi1 phi2, तो phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई t। हम उसकी भी बात करेंगे अभी, वो भी एक एग्जांपल लेंगे। अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहा है टाइम के साथ, कांस्टेंट रेट पर चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज अलग अलग मोमेंट पर अलग अलग रेट पर हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करने की जरूरत है, ईएमएफ इक्वल्स माइनस, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, ये ध्यान में रखना है आपको। कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोला हुआ है तो यू मे ड्रॉप नेगेटिव साइन हियर, है ना। फैराडेज लॉ के हिसाब से आपने क्या समझा, फैराडेज लॉ के हिसाब से माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं तो माइनस साइन आप ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी फटाफट से डिफरेंशिएट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। क्या होगा यहां पर जब हम देखेंगे, पहले तो इसी को एज इट इज रख देता हूं मैं, 2t² प्लस 14, ठीक है। वर्कआउट करने पर क्या मिलेगा, वर्कआउट करने पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3t², बेसिकली t² प्लस 4t प्लस 0, t² प्लस 4t ये मिलेगा हमें, ठीक है। डिफरेंशिएट जब करेंगे, इस वाले फैक्टर को डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/3 इंटू 3t² प्लस 4t प्लस 0। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, t² प्लस 4t। अब एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स क्या मिलेगा, ईएमएफ इक्वल्स प्लस 4 इंटू 2, कितना मिला, 4 प्लस 8 12। क्या ईएमएफ है तो ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या लेंगे, वोल्ट लेंगे। ईएमएफ का यूनिट जो लेंगे, क्या लेना है हमें, वोल्ट, ठीक है। तो 12 वोल्ट हमारा आंसर हो गया। ये क्लियर है। अगर फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ, अलग अलग मोमेंट पर एक अलग रेट से, यूनिफॉर्म रेट से नहीं, नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर वेरी कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें डिफरेंशिएशन वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। आपने समझ लिया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है हमें। हमें पता है, अगर हम इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऐसा इसलिए जरूरत है हमें इसकी। क्या बोला गया, और ये नॉर्थ, ये साउथ। क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्क्वायर लूप है, साइड 10 सेंटीमीटर का, साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब एरिया कितना हो गया। एरिया अगर देखेंगे, डायरेक्शन और बाकी चीजें हम देख लेंगे एक बार, अभी फिलहाल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइड अगर स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है, ये ऐसे प्लेस किया गया है, ये ऐसे प्लेस किया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखा गया, पहले ये देखते हैं। इसका रेसिस्टेंस भी दिया गया है, इस वायर का, जिस वायर से ये लूप बना हुआ है उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, पूरे लूप का ही दिया हुआ है रेसिस्टेंस। वर्टिकली ऐसे प्लेस किया गया है ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर ऐसे प्लेस किया गया है। और क्या बताया गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है और इसकी एरिया वेक्टर कैसी है, एरिया वेक्टर इस तरफ, और ये है इन दोनों के बीच में 45 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट है
तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बनेगी, यही बताया गया है हमें, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये स्क्वायर की जो एरिया होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने एरिया का मैग्नीट्यूड भी देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 0.10 टेस्ला, तो बी हमें क्या दिया गया है 0.10 टेस्ला। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10⁻² मीटर स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है हमें निकालना है, दो सिचुएशन दी गई है यहां पर। φ1 अगर हमें निकालना है तो φ1 कैसे निकालना पड़ेगा, बी ए cos 45 डिग्री। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं 45 डिग्री, ठीक है, ईस्ट से 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है। तो ये निकल कर आ गया, कितना आया, जो भी निकल कर आता है उसको आप लिख ले, क्या निकल कर आया 10⁻³ 10⁻⁻³ cos 45 होता है √2, तो ये φ1 निकल कर आ गया इतना वेबर, ठीक है, φ1 निकल कर आ गया। φ2 के बारे में क्या दिया गया है, φ2 के बारे में यह बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो फाई क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 0 ही होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड्स। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो निकलेगा φ2 - φ1/t। मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कि φ1 और φ2 जो यहां पर जिस रेट से दिया गया है, हमें यहां पर कोई ऐसी पहले कंडीशन में जो हमने लिया हुआ था उससे अलग है ये। उसमें क्या दिया हुआ था कि फाई टाइम के साथ वेरी कर रहा था, यहां पर फिक्स्ड, इस मोमेंट पर इतना, इस मोमेंट पर इतना, ये फिक्स्ड है, ठीक है। पूरे इंटरवल के लिए हमें देखना है, हमें पूरे इंटरवल के लिए देखना है, तो ऐसा करना है, ये टी यहां पर पूरे इंटरवल के लिए। अगर किसी एक खास मोमेंट पर देखना है तो फाई अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा था, जैसे हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में लिया हुआ है, फाई यहां पर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इस मोमेंट कुछ और, अगले मोमेंट कुछ और, अगले मोमेंट कुछ और, अगले मोमेंट कुछ और, तो हम पूरे इंटरवल के लिए अगर देखेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा। इस सिनेरियो में हमें मोमेंट वाइज देखना पड़ेगा, इस मोमेंट पे कुछ और रेट ऑफ चेंज, अगले मोमेंट पर कुछ और रेट ऑफ चेंज, और इस तरह से ये चेंज होगा, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या निकल कर आएगा, ठीक है। φ1 φ2 कितना, φ2 है 0, φ1 कितना, φ1 हमने निकाल रखा है 10⁻³ √3। अच्छा, जब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की तो हमने ये तो समझा ही है कि ये जो निकल कर आएगा ये माइनस ऑफ दिस होगा, तो हम ये माइनस ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.7, ये √2 है। बस यही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये ईएमएफ हो गया। और करंट की बात अगर करेंगे तो करंट इक्वल्स होगा ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। समझ आ गई बात। क्या करना है हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें निकालना है, ये वैल्यूज पुट करने हैं, φ2 φ1 डिवाइडेड बाय टाइम हमने रख दिया और उसके बाद कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है। चलिए अब अगले, ये पिक्चर क्लियर है। क्या 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 निकाला हमने ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, जो भी टाइम इंटरवल दिया गया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था एंड करंट निकालना था। करंट निकालने के लिए हमने क्या निकाला, करंट इक्वल्स ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। ईएमएफ कैसे निकाला, ईएमएफ इक्वल्स φ2 -
φ1 बाय टाइम, जो भी दिया गया है टाइम, ठीक है, इतना वोल्ट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करने की जरूरत है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सिनेरियो में यही किया हमने, φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय टाइम, और करंट ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, φ2 की वैल्यू दी हुई है, φ1 की वैल्यू आपको निकालनी है बी ए कॉस 45 डिग्री, और इसके बाद फिर ईएमएफ निकल जाएगा, फिर रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। ये सारे कैलकुलेशंस आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझा हमने फैराडेज लॉ को समझा। अब हम अगर समझने की कोशिश करें कि वो नेगेटिव साइन क्यों है, लेंज लॉ को समझेंगे तो हम नेगेटिव साइन क्यों है ये समझ पाएंगे। तो आइए लेंज लॉ को समझते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कॉपर का रिंग है, बार मैग्नेट इधर लाया गया, और बार मैग्नेट जब इधर लाया जा रहा है तो क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। करंट कुछ इस तरह से इंड्यूस हुआ कि उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। क्या आप देख पा रहे हैं? ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड्स में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it produces a current, it produces a current which tends to oppose the cause of change in magnetic flux, change in magnetic flux। ये तो अभी एस्टेब्लिश हो चुका कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो भी कॉज है उस कॉज को अपोज करना है। लेंज लॉ सीधे सीधे तौर पर यही कहता है कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ऐसी होगी, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी होगी जो करंट प्रोड्यूस करेगा, वो करंट क्या करेगा, चेंज इन फ्लक्स के कॉज को अपोज करेगा। यहां पर यह देखना है नॉर्थ पोल का इधर आना इज द कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कुछ ऐसी होगी जो करंट प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से, और करंट ऐसा होगा, ये टेंडेंसी होगी करंट की कि इसके कॉज को अपोज करे, यानी कि नॉर्थ पोल का नजदीक आना इज द कॉज, तो नॉर्थ पोल को दूर भगाने की कोशिश करेगा। यानी कि इसमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा तभी नॉर्थ पोल दूर जाएगा, यह बात समझनी है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इस कॉइल के अंदर, इस रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी। अगर यही साउथ पोल होता, साउथ पोल लाया गया होता तो क्लॉकवाइज करंट होती। यहां पर एक और बात समझनी है हमें कि ये जो लॉ है, ये लॉ एक प्रिंसिपल पर काम करता है, और वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां से अच्छा ऐसे सोचकर देखते हैं कि अगर बार मैग्नेट यहां पर स्टेशनरी होता, ये भी स्टेशनरी होता, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होता, करंट इंड्यूस होता? नहीं होता। दोनों ही अगर स्टेशनरी होते तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जैसे जैसे ये इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस रिंग वो चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये बात हमने समझ ली है। तो यहां तक लाने में जो वर्क डन है, ध्यान देना है, वो वर्क डन एक तरह से जो वर्क किया गया यहां पर लाने में, उतना ही वो एक तरह से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी जितना वर्क किया गया था उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लग रही है, एक चीज। दूसरी चीज, पहले क्या इसमें कोई एनर्जी थी? टोटल एनर्जी पहले भी जीरो थी, अभी भी जब इंड्यूस हो जाएगा तभी भी जीरो होनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर है? इसी के लिए यहां पर ये लॉ सीधा सीधा एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रीस्टेटमेंट है। बस मोटी बात यही है। ठीक है, जो मैकेनिकल वर्क किया गया उतनी ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग अगले सेशन में आगे के टॉपिक्स करेंगे। मोशनल ईएमएफ, हमने अब तक फैराडेज लॉ समझ लिया, लेंज लॉ समझ लिया। ये बेसिक बातें हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो बहुत एक्साइटमेंट आने वाला है। अभी बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं लेंज लॉ के ऊपर भी और फैराडेज लॉ के ऊपर भी, जो बोर्ड में या नीट के पेपर्स में पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स को हम उन प्रॉब्लम्स को हम करने वाले हैं अगले सेशन में। और इसके बाद फिर एक और टॉपिक करेंगे, मोशनल ईएमएफ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।